नमस्कार मेरे सभी प्यारे शिक्षक बंधु, शिक्षक मित्र, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल पे जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं आपके साथ विजय सर। दोस्तों बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के। यह आपका 15वां प्रैक्टिस सेट है, मॉडल पेपर की तरह है। आपको सभी प्रश्न होते हैं कि सर ऐसा आपके एमपीटीटी में प्रश्न नहीं आएगा, ये सभी सीटेट के प्रश्न हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ इस बार का जो पैटर्न है आपका एनसीईआरटी के पैटर्न पर है। ठीक है, एनसीईआरटी के पैटर्न पर है। जितने मेरे भाई बहन शिक्षक बंधु वर्ग 1-2 का एग्जाम दिए हैं 2018-19 का, उनको पता होगा कैसे लेवल होने वाला है। इससे भी टफ लेवल होने वाला है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, आग्रह करता हूँ, वीडियो सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझें। इसके बाद जो भी आप हो कमेंट कर सकते हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं कमेंट करने के लिए, फीडबैक देने के लिए दोस्तों। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। पिछले क्लासेस देखने के लिए इस वीडियो को देखने के बाद आई बटन पे लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से रोग और उनके द्वारा प्रभावित अंगों को सुमेलित करना है। आपको पता है सूची संबंधित भी प्रश्न आते हैं। रोग दिया गया है, उससे संबंधित क्या है, प्रभावित अंग भी दिया गया है। जैसे आपका देखेंगे पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, रबीज से, एड्स से, फाइलेरिया से कौन सा आपका अंग प्रभावित होता है। नीचे आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, ये ऑप्शन ये पहला होगा, दूसरा कौन सा सही होने वाला है। तो मैं चलिए ये राइट ऑप्शन आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कौन सा सही होगा। देखिए अगर बात पीलिया की बात कर रहे हैं तो पीलिया से कौन सा होता है, यकृत आपका जो अंग है वह आपका क्या होता है, क्षतिज होता है। और अगर हम रेबीज की बात करते हैं तो प्रतिरक्षी तंत्र हमारा होता है क्षति। अगर एड्स आपका जो रोग होता है वह तंत्रिका तंत्र को कूट में क्या होता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और फाइलेरिया जो आपका रोग होता है वह लिम्फ ग्रंथि को प्रभावित करता है। ठीक है, एक बार और रिपीट करता हूँ, पीलिया यकृत को, रेबीज है आपके प्रतिरक्षी तंत्र को, एड्स जो है आपका क्या तंत्रिका तंत्र को, और फाइलेरिया आपके लिम्फ ग्रंथि को। ठीक है, रोग को प्रभावित पीलिया, जिसे हम यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है पीलिया, सभी लोग जानते हैं। रेबीज तंत्रिका तंत्र को, एड्स प्रतिरक्षी तंत्र को, ठीक है, और फाइलेरिया जो है लिम्फ ग्रंथि को आपको प्रभावित करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन सर्वोपरि है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अगला प्रश्न आ चुका है। एनर्जी बिल्कुल 100 to 101% रखना है क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। ध्यानपूर्वक सभी प्रश्नों को वीडियो अंत तक देखेंगे। जिनका सपना है शिक्षक बनना वही वीडियो अंत तक देखते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने पर्यावरण की स्वच्छ और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। अगर आप अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना है तो उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होगा। भावात्मक क्षेत्र का होता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का, मनोकार्यात्मक क्षेत्र का, या इनमें से कोई नहीं। तो अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना यह आपके भावात्मक क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य माना जाएगा। क्या हो जाएगा, भावात्मक क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। जल संग्रहण के संबंध में वहाँ की क्षेत्रीय भाषा अनुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए जल संग्रहण के संबंधित में आपकी जो क्षेत्रीय भाषा अनुसार, ठीक है, जो जल संग्रहण है जो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा होगी उसके अनुसार युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, जैसे बिहार का हो गया, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सभी को आपके, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए मैं बता देता हूँ। बिहार का आहार है, राजस्थान का खादिन है, और तमिलनाडु का एरिस है, लेकिन कर्नाटक का कांदी नहीं है। देखिए कांदी क्या होता है, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले का क्या है, एक म्यूनिसिपल क्षेत्र है। क्या है, कांदी एक पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले का एक क्या है, म्यूनिसिपल क्षेत्र है। तो आपका कर्नाटक का कांदी नहीं होगा। कांदी किसका हो जाएगा, आपके पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्मॉग जिसे हम धुआं बोलते हैं, स्मोक जिसे हम बोलते हैं, स्मॉग, ठीक है, जो स्मॉग होता है ये बनता किससे है, वाष्प के संघनन से बनता है, धुएं तथा कोहरे से बनता है, कोहरे तथा आपके NO2 से बनता है, धुएं तथा CO2 से बनता है। तो सभी लोग जानते हैं स्मॉग जो धुआं है आपके धुएं तथा CO2 से बनता है। ठीक है, तो आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, धुएं तथा किससे बनता है दोस्तों, CO2 से बनता है या कि धुएं और कोहरे से बनता है। तो सेकंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कंफ्यूज होता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, सभी मेरे प्यारे मित्र को कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि सिलेक्शन स्वरूप ये है और एक छोटी छोटी बात को यहाँ पे डिस्कस की जाती है दोस्तों। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में परेशानी ना हो। तो स्मॉग धुआं किससे बनता है, देखिए डिटेल के साथ हम, ठीक है, टाइप के होते हैं जिससे आपको समझ में आ सके।
देखिए धुआं जब कोहरे का संपर्क कारखानों की चिमनियों से निकले गंधक से हो जाता है तो कोहरा जहरीला एवं जानलेवा हो जाता है, और इस तरह के जहरीले कोहरे को धूम कोहरा या स्मॉग या काला कोहरा भी कहते हैं। तो काला कोहरा किसे कहते हैं? जो चिमनियों से निकले गंधक से होता है उसे काला कोहरा बोलते हैं। और स्मॉग वायु प्रदूषण की अवस्था जो धुएं एवं कोहरे से निर्मित होती है, और इस अवस्था में दृश्यता को है कम हो जाती है, जैसे आप दिल्ली एनसीईआरटी में देख सकते हैं। ठीक है, हमारी देश की राजधानी में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब इनमें सुमेलित करता है पहला और दूसरा स्तंभ। पहले स्तंभ में जीव है, दूसरे स्तंभ में संग्रहण दिया। हमें करना है कि मछली का संग्रहण किससे होता है, केचुआ का, तितली का, शौक का, किससे संग्रहण किससे होता है। ठीक है, तो चलिए हम आइए देख लेते हैं किससे संग्रहण किससे किया जाता है। देखिए मछली का संग्रहण किस में होता है? एक्वेरियम में होता है, सभी लोग जानते हैं। और जो आपके वेचुआ दिया है यहाँ पे, तो किसका हो जाएगा? आपके टेरेरियम कूट, क्या हो जाएगा? टेरियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर वेचुआ का आता है तो क्या हो जाएगा? यह टेरेरियम हो जाएगा। और तितली किस में रखा जाता है? सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, तितली को किस में रखा जाता है? तो तितली को वायरियम में रखा जाता है। किस में? वाइवेरियम में रखा जाता है। और साग को किस में रखा जाता है? हार्वेरियम में रखा जाता है। ठीक है, यानी कि आपके पहला ऑप्शन यही सही है कि मछली का एक्वेरियम में, वेचुए को आपके टेरियम में, तितली को वाइवेरियम में, साग को हार्वेरियम में संग्रहण किया जाता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मछली को एक्वेरियम, वेचुए को टेरिटेरियम हो गया, तितली को वाइवेरियम हो गया, साग को हार्वेरियम हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया। प्रश्न लाजवाब है, सभी प्रश्न सिलेक्टेड वाले हैं, सिलेक्शन वाले हैं। अगर सिलेक्शन पाना है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपका यह अपना परिवार है दोस्तों। और यहाँ पे शिक्षा की बात की जाती है, यहाँ पे शिक्षा की जीत होती है, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है दोस्तों। सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत होता है। जो सागरीय खरपतवार होता है उसका महत्वपूर्ण स्रोत ब्रोमीन होता है, क्लोरीन होता है, आयोडीन होता है, या आयरन यानी Fe लोहा होता है। तो मेरे सभी प्यारे मित्र, मेरे सभी शिक्षक बंधु, सागरीय जो खरपतवार होते हैं वह महत्वपूर्ण स्रोत किसके होते हैं? आयोडीन के होते हैं। ठीक है, आयोडीन इनका प्रमुख स्रोत होता है। और समुद्री खरपतवार के अंतर्गत शैवाल आते हैं। कौन आता है? समुद्री खरपतवार के अंतर्गत शैवाल आते हैं। और आपके लेमनेरिया शैवाल का प्रयोग आयोडीन बनाने में किया जाता है। ये भी प्रश्न आ सकता है कि आयोडीन बनाने में किस शैवाल का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? तो आपके लेमनेरिया शैवाल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का एक पक्षी है? मोनाल एक राज्य का पक्षी है। वैसे मध्य प्रदेश का कौन सा पक्षी है? सभी लोग कमेंट करेंगे। मैंने कल के ही प्रैक्टिस सेट में आपको बताया था। ठीक है, मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? नीचे कमेंट बॉक्स में करेंगे सभी मेरे प्यारे मित्र। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? नीचे कमेंट करेंगे। तो मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज पक्षी है? सभी लोग कमेंट करेंगे। ऐसा पक्षी इसलिए इसको लाया गया क्योंकि ये 2 राज्यों का आपका राजकीय पक्षी है, इसलिए इसको नाम लाया गया है। ठीक है, और ये आपके सी टेट, यूपी टेट में यानी कि पूछा जाता है। टेट एग्जाम का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मोनाल एक ऐसा पक्षी है दोस्तों, ऐसा राजकीय पक्षी है, दो राज्यों का है। तो एक है किसका? उत्तराखंड का, और दूसरा है हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्योंकि मोनाल को हिमालयी मोनाल भी कहा जाता है, हिमालयी मोनाल भी कहते हैं यार। और नेपाल तथा उत्तराखंड में से क्या है, किस नाम से जानते हैं? डॉफे के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? डॉफे। और मोनाल पक्षी उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश का भी राजकीय पक्षी है। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें और सपोर्ट करते रहें अपने शिक्षा को। प्रश्न है दोस्तों, ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? जो ओजोन परत है, जब इसकी मोटाई मापी जाती है या नापा जाता है, किससे? किस यंत्र से, किस यूनिट से नापा जाता है? डॉप्सन है, डेसिबल है, पास्कल है, वेरियर है। तो आपकी ध्वनि की इकाई तो डेसिबल होता है, सभी मेरे प्यारे मित्र जानते हैं, कई बार प्रश्न आ चुका है, मैं ला चुका हूँ। तो ओजोन परत की जो मोटाई होती है वह डॉप्सन इकाई होती है, डॉप्सन इकाई। ठीक है, और क्योंकि ओजोन यानी O3 एक विषैली गैस है जिसका निर्माण ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनता है। ठीक है, O3 इसीलिए बोलते हैं। O3 यानी कि ऑक्सीजन के 3 अणु। अगर आप साइंस पढ़े होंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा अणुओं के बारे में। ठीक है, तो जिसका निर्माण ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है। ओजोन गैस की परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरण को पृथ्वी पर आने से रोकती है।
और ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है, जो सामाजिक वानिकी होता है इसका उद्देश्य क्या होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में चकबंदी करना, पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य, वनों का प्रबंध या वन प्राणियों का संरक्षण या चारागाहों का विकास। ठीक है, तो सामाजिक वानिकी का किससे उद्देश्य होता है। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य होता है पर्यावरणीय, सामाजिक, ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्यों से वनों का प्रबंधन हो जाएगा। और सामाजिक वानिकी की शुरुआत कब की गई थी, यह भी प्रश्न आता है दोस्तों। तो 1976 में, 1976 में आपके सामाजिक वानिकी की स्थापना शुरू हुई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अगर जनक पूछा जाए आप चिपको आंदोलन के, तो गौरा देवी हैं। तो किस गांव से, मानमती गांव से, रैणी गांव से, तिरफाक या हाट गांव से। सभी मेरे प्यारे मित्र जानते हैं कि जो चिपको आंदोलन है, इनके जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है रैणी गांव से की गई थी। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। रैणी गांव से कब की गई थी, तो 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के रैणी गांव से शुरू किया गया था। कब किया गया था, 26 मार्च 1974, 1974 में। ये सन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता क्या होती है। जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता क्या होती है, घटती है कि बढ़ती है, स्थिर रहती है, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे मित्र जिनको पता है नीचे कमेंट करेंगे। और 30 में से आप लोग कितना कर रहे हैं। अगर आप 22 प्लस कर रहे हैं सभी मेरे प्यारे मित्र, तो बहुत ही अच्छा स्कोर जा रहा है आप लोगों का। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ 50 प्लस यहाँ पे आपके इन्वायरमेंट के मैं प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर करवाने वाला हूँ। और इतने में बता रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं हो सकता कि आपको यहाँ से अगर एग्जाम में जाएंगे 26 नंबर लेके आएंगे, ये आपको गारंटी 26 प्लस आपके नंबर आएंगे। सभी क्लासेज अटेंड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं कि जब ध्रुव भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता है तब जैव विविधता क्या होती है, बढ़ती है। क्यों बढ़ती है भैया, ये भी होता है। तो जो आपकी बायो डाइवर्सिटी होती है दोस्तों, किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता या बायो डाइवर्सिटी कहते हैं। लेकिन आपके जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ने से जलवायु में अंतर होता है, और इसी अंतर होने के कारण जैव विविधता क्या है, बढ़ती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या आपको पता है एनसीएफ से 2 प्रश्न आता है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है। तो जो आपकी एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है। तीसरी से 5वीं में, पहली से दूसरी में, छठी से 8वीं में, या 9वीं से 10वीं में। तो मेरे ख्याल से पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए कि तीसरी से 5वीं। आइए देख लेते हैं क्या बिल्कुल सही जवाब। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो आपकी 2005 है, इसके निर्देशानुसार एनसीएफ 2005 के निर्देशानुसार पर्यावरण अध्ययन को तीसरी से 5वीं कक्षा के समूह में स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। हिमालय हो गया, उत्तर पूर्वी पहाड़ हो गए, पश्चिमी घाट व नीलगिरी हो गए, या आपका उत्तरी घाट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे मित्र, हिमालय हो जाएगा। दोस्तों भारत के ऐसा क्षेत्र जो हिमालय है, हिमालय पर अधिकतर भूस्खलन की घटनाएं होती रहती है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मेरे सभी प्यारे मित्र से एक ही आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक कर दिए होंगे दोस्तों सभी मेरे प्यारे मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। युग्म देखेंगे क्या पूछा जा रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है। फ्रियान हो गया आपका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हल्दी पाउडर, कुरकुमिन येलो, ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कंटर कृषि, भूमि अपर्दन। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों, सभी लोग जानते हैं कि जो कंटर कृषि है जिससे भूमि अपर्दन की क्रिया नहीं होती है। कंटर कृषि से कंटूर कृषि दिया हुआ है। ठीक है, तो कंटूर कृषि विधि में क्यारियां बनाकर खेती की जाती है, तो मृदा अपर्दन को जो रोकती है। ठीक है, मृदा अपर्दन करती नहीं है, भूमि अपर्दन करता नहीं है। जो कंटूर कृषि होती है यह भूमि अपर्दन को रोकती है। ठीक है, अब बाकी प्रियान, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बिल्कुल सही बात है। हल्दी पाउडर, कुरकुमिन येलो बोला जाता है। ग्रीन हाउस गैस सभी लोग जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को बोला जाता है।
आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मेरे सभी प्यारे मित्र वीडियो लाइक करते जाएंगे, सपोर्ट करेंगे, शिक्षा को सपोर्ट करेंगे। जी हाँ, सजीवों में ऑक्सीजन श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा अवमुक्त होती है। जो सजीव हैं जब ऑक्सीजन श्वसन की प्रक्रिया करते हैं तो ऊर्जा अवमुक्त होती, कितनी ऊर्जा जो है, कितनी कैलोरी ऊर्जा अवमुक्त होती है सजीवों में ऑक्सीजन श्वसन की प्रक्रिया में? 673 कैलोरी KCl कह सकते हैं, ठीक है। 573 किलो कैलोरी होगा, 28 किलो कैलोरी हो जाएगा, ठीक है। आपके 746 किलो कैलोरी हो जाएगा। तो दोस्तों सजीवों में जो ऑक्सीजन श्वसन की प्रक्रिया होती है उसमें जो ऊर्जा मुक्त होती है वह आपकी 28 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। देखिए इस ऑक्सीजन श्वसन की प्रक्रिया में कितने 28 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है अवमुक्त होती है। ये सभी लोग नोट कर लेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है इलेक्ट्रो आपका कार्डियोग्राफ जो होता है, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ हो गया, सिस्मोग्राफ हो गया, ट्रामोग्राफ हो गया, या आपके पॉलीग्राफ हो गया। तो सभी मेरे प्यारे मित्र जानते हैं कि भूकंप की तरंगों को निरूपित करने वाला आपका एक ही मात्र सिस्मोग्राफ है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जो भी भूकंपी तरंगे होती हैं उनको मापने के लिए सिस्मोग्राफ यंत्र या यूनिट का प्रयोग किया जाता है। और सिस्मोग्राफ यंत्र जो है प्रयुक्त रिक्टर पैमाने को भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता किस से मापी जाती है? रिएक्टर पैमाने से, आपकी पैमाने से नापी जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है, किसका? धनात्मक संकल्पना है, ऋणात्मक संकल्पना है, संज्ञानात्मक संकल्पना है, या उपरोक्त सभी होगा? तो जो मानव पर्यावरण है संबंध का एक कैसा संकल्पना है दोस्तों? यह एक धनात्मक है। मानव पर्यावरण जो संबंध का एक धनात्मक संकल्पना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण के साथ दो तरफा भूमिका होती है, ठीक है। मैन इन्वायरमेंट रिलेशंस इन संबंध जो है प्राकृतिक पर्यावरण के साथ दो तरफा भूमिका होती है, अर्थात मनुष्य एक तरफ से भौतिक पर्यावरण के जैविक संगठन का एक महत्वपूर्ण भाग है तथा घटक है, कंपोनेंट जिसे बोलते हैं, और दूसरी तरफ देखा जाए तो पर्यावरण एक महत्वपूर्ण कारक भी है, फैक्टर भी है। मानव पर्यावरण संबंध इसलिए एक धनात्मक संकल्पना हो जाएगा, पॉजिटिव कंसेप्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया है, किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं। क्यों होते हैं दोस्तों? आप लोग देखते होंगे कि कोई भी जब खाद्य श्रृंखला होती है उसकी प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं, क्योंकि वे मृदा से जुड़े हुए होते हैं यानी मिट्टी से, वे विस्तृत रूप में फैले होते हैं यानी काफ़ी दूर तक, या वे सूर्य के प्रकाश से वायुमंडल CO2 को स्थिरीकृत करते हैं, या उनमें जड़ें होती हैं। तो कोई भी जब खाद्य श्रृंखला है उसमें प्रथम कड़ी सदैव पादप होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि वायुमंडल में जो सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को ही क्या करते हैं? स्थिरीकृत करते हैं। अगला प्रश्न लाजवाब है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 2-3 प्रश्न बनेंगे। पृथ्वी का सतह कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? और सतह से संबंधित एक प्रश्न आना है, ठीक है। पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है, कितना प्रतिशत भाग, ठीक है, वनों से घिरा हुआ, यह भी आ सकता है। कितना प्रतिशत भाग आपका थल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, मिट्टी से जुड़ा हुआ है। ये सारे प्रश्न आपके आना ही आना है। तो जो यह प्रश्न पूछ रहा है कि जल से कितना भाग घिरा हुआ है, तो सभी लोग जानते हैं कि लगभग आपके 71% जो है पृथ्वी की सतह जल से घिरा हुआ है, 71%, यानी कि पृथ्वी का 2/3 भाग के बराबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उच्चतम न्यायालय में सरकार को निर्देशित किया कि यमुना के जल की गुणवत्ता को कम से कम ग्रेड C स्तर तक बनाए, जिससे उसे लोगों को पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। उक्त कथानुसार ग्रेड C का स्तर का अर्थ क्या होगा? देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि यमुना नदी है जो इसका प्रदूषण के लिए एक उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम C ग्रेड में जरूर लाएं। जैसे आप लोग देखते होंगे बच्चों में ABC ग्रेड देते हैं कि C ग्रेड यानी पास, B ग्रेड यानी फर्स्ट डिवीजन, A ग्रेड यानी कि गुड डिवीजन, ठीक है। तो यमुना के जल की गुणवत्ता को कम से कम C ग्रेड में आपको लाना है, C ग्रेड स्तर तक बनाए रखने के लिए, जिससे कि लोगों क्या है ये पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। तो ये जो कथन अनुसार है ग्रेड C का, इसमें स्तर का अर्थ क्या होगा? ग्रेड C का अर्थ होगा थोड़ी मात्रा में प्रदूषित जल, शुद्ध जल, औसत दर्जे का प्रदूषित जल, या अधिक प्रदूषित जल। तो राइट ऑप्शन यह होगा कि औसत दर्जे का प्रदूषित जल, यानी प्रदूषित हो लेकिन ग्रेड C में आ जाए कि औसत हो,
ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, क्योंकि आप लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, शिक्षक है दोस्तों, और शिक्षक जो होते हैं राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान होता है। तो आप सभी शिक्षकों को प्रणाम है, नमन है दोस्तों। प्रश्नों की पर आते हैं, और अगला प्रश्न यह है, मेरे सभी प्यारे में से निवेदन है और आग्रह है कि आपने अभी तक वीडियो लाइक जरूर कर दिया होगा, धन्यवाद सभी का। अगला प्रश्न है, बाढ़ में समोद्भिद पौधे मर जाते हैं, क्यों मर जाते हैं? आप लोग देखते होंगे जब भी बाढ़ आती है नदियों में, तो जो समोद्भिद पौधे होते हैं वो मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि उनमें मूल में श्वसन रुक जाता है, क्योंकि पौधे का कोशिका रस पतला हो जाता है, क्योंकि पौधे का कोशिका रस सांद्र हो जाता है, क्योंकि पानी की अधिकता से पोषक तत्व पौधे से बाहर आ जाते हैं। तो बाढ़ से समोद्भिद पौधे मर जाते हैं क्योंकि सभी जानते हैं कि पौधे का कोशिका रस क्या होता है, सांद्र हो जाता है, इससे वो मर जाते हैं। ठीक है, बाढ़ से समोद्भिद पौधे मर जाते हैं क्योंकि पौधों का कोशिका रस जो है सांद्र हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? भालू के लिए है, बाघ के लिए है, एक सींग वाले गैंडे के लिए है, या आपके हंगुल के लिए है? तो सभी लोग जानते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये कई बार आपके टीटी एग्जाम में पूछा भी गया प्रश्न है। ठीक है, तो काजीरंगा जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है यह है किस राज्य में? तो सभी लोग ध्यान दें, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो असम है, और यह किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस का प्रथम वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जो विश्व पर्यावरण का आपका प्रथम वैश्विक सम्मेलन हुआ था वह कहाँ पर आयोजित किया गया था, किस शहर में? आइसलैंड में किया गया, इंग्लैंड में किया गया, स्कॉटलैंड में किया गया, या आपके रियो डी जेनेरो में किया गया था? सभी लोग नीचे कमेंट करेंगे। बेहतरीन प्रश्न है, यह सिलेक्शन वाला प्रश्न है। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे प्रथम वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो आपके स्कॉटलैंड में आयोजित किया गया था। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 5 जून 1972 को वैश्विक स्तर पर पर्यावरण दिवस मनाया गया, और इसी तिथि को जो है पर्यावरण संरक्षण की इन्वायरमेंट कंजर्वेशन करने के प्रथम वैश्विक सम्मेलन स्कॉटलैंड में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, इस प्रश्न पर सभी मेरे प्यारे मित्र वीडियो लाइक करेंगे, और छोटा सा प्यारा सा एक अपना नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर फीडबैक कुछ भी लिख दीजिए, लिखिएगा जरूर दोस्तों। अगला प्रश्न, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक होता है? अपघटक होता है, उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है, या ये सभी होते हैं? तो जो ह्यूमस निर्माण होता है दोस्तों, इसमें सहायक क्या होता है? तो इसमें आपके अपघटक भी सहायक होता है ह्यूमस निर्माण में, उत्पादक भी होता है, और उपभोक्ता होता है। तो ह्यूमस निर्माण में सहायक, अपघटक, उत्पादक, उपभोक्ता ये तीनों होते हैं। क्योंकि दोस्तों कृषि के संदर्भ में मिट्टी की सबसे ऊपरी परत को ह्यूमस कहते हैं, जिसमें जैविक पदार्थ की मात्रा भरपूर होती है। कृत्रिम कंपोस्ट खाद या वनों से प्राप्त प्राकृतिक कंपोस्ट खाद को भी ह्यूमस कहते हैं। यानी जो मिट्टी के सबसे ऊपरी परत होती है उसको ही ह्यूमस कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, डीडीटी क्या है दोस्तों? ये जो आपका डीडीटी है ये क्या है? सभी लोग बताएंगे डीडीटी क्या है, सभी लोग बताएंगे डीडीटी क्या है दोस्तों? जैव निम्नीकरण प्रदूषक है, खरपतवार निवारक है, अजैव निम्नीकरण प्रदूषक है, या एंटीबायोटिक है? तो डीडीटी क्या है दोस्तों? यह आपकी एक अजैव निम्नीकरण क्या है? प्रदूषक है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत जो है कभी पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता? बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। ऐसा ऊर्जा का स्रोत बताइए दोस्तों जो कभी पर्यावरण का प्रदूषण ही नहीं करता है। क्या वह आपका पेट्रोलियम है, कोयला है, नाभिकीय ऊर्जा है, या सौर ऊर्जा है? तो मेरे प्यारे में सभी लोग जानते हैं कि सौर ऊर्जा एक ऐसा ऊर्जा का स्रोत है जो कभी पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता, क्योंकि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है। क्या दोस्तों? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है, तो इससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपको पता है इससे रिलेटेड एक प्रश्न आना ही आना है, अनिवार्यतः आपकी टीटी एग्जाम में आता ही आता है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है, या सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? समताप मंडल को, क्षोभ मंडल को, आयन मंडल को, ओजोन मंडल को? तो सभी लोग जानते हैं वायुमंडल की सबसे निचली परत आपकी क्षोभ मंडल होती है। और क्षोभ मंडल की बात करें दोस्तों, क्षोभ मंडल कहलाती है सबसे निचली परत, और क्षोभ मंडल में सभी प्रकार की जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, जैसे बिजली चमकना, आंधी, तूफान, वर्षा, ये सारी घटनाएं जो हैं प्राकृतिक घटनाएं आपके क्षोभ मंडल में ही होती हैं।
ये लगभग आपके 10 से 12 किलोमीटर के अंडर में आपकी यह मंडल होता है। तो जो वर्षा, ये सारी प्राकृतिक घटनाएं 10 से 12 किलोमीटर कर्व होती हैं, जिससे हम देख पाते हैं वर्षा होना, बिजली चमकना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अम्लीय वर्षा का कारण निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता में वृद्धि है? किसकी सांद्रता में वृद्धि हो जाती है जिसके अम्लीय वर्षा होती है? CO में, कार्बन मोनोऑक्साइड या CO2, SO2 NO2 में, CO या N2 में, या धूल या O3 में। तो अम्लीय वर्षा का कारण जो है कौन सी सांद्रता में वृद्धि होगी? तो वह आपकी SO2 और NO2 की सांद्रता में वृद्धि, यानी आपके वायुमंडल में जो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड NO2 हो गया, आपस में क्रिया करके क्या है नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, HNO3 बनाते हैं, तथा सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2 और SO4 का निर्माण करते हैं, H2SO4। तो जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न लाजवाब है कि रेड डाटा बुक सम्मिलित है। जो रेड डाटा बुक है ये किस में सम्मिलित है? सुभेद्य जीव में है, विलुप्त हो रहे जीवों में, आपत्तिग्रस्त जीव है, इन सभी में होता है। तो रेड डाटा बुक सभी लोग जानते हैं, कई बार मैं जिक्र कर चुका हूँ क्लास में कि जो रेड डाटा बुक है यह विलुप्त हो रहे जीवों के लिए सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, जो विलुप्त हो रहे जीव होते हैं इनको सूची तैयार की जाती है, वह आपका रेड डाटा बुक के अंतर्गत ही सूची तैयार की जाती है। और रेड डाटा बुक IUCN द्वारा 1964 में जारी किया गया था। 1964 में IUCN द्वारा जो है यह जारी किया गया था रेड डाटा बुक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? सभी लोग कमेंट करेंगे। वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? रामनाथ कोविंद हैं, लालजी टंडन है, आनंदीबेन पटेल है, राम नरेश यादव है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, पहले लालजी टंडन थे हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल। यानी अगर वर्तमान की प्रेजेंट टाइम की बात करें तो आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, और रामनाथ कोविंद हमारे देश के राष्ट्रपति हैं दोस्तों। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। और सभी मेरे प्यारे मित्र जानते हैं कि मध्य प्रदेश का जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल की नियुक्ति जो है, जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं इनकी नियुक्ति जो है भारत सरकार के राष्ट्रपति द्वारा होती है। और राज्यपाल का अत्यधिक आवास जो है राजभवन होता है, जहां पर राजधानी भोपाल में है। सभी राज्यों की राजधानी में आपका राजभवन में इनका क्या होता है? आवास स्थल होता है, आवास इनका राजभवन होता है। तो दोस्तों और एक भी यह प्रश्न बता देता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हो सकता है ये नहीं आ सकता लेकिन पूछे जाने की संभावना है कि मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया थे। सभी लोग नोट कर लेंगे, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। दोस्तों ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स जरूर बताएं, और ऐसे ही क्लासेस देखने के लिए हमें सपोर्ट करते रहें। विजय सर को सपोर्ट करते रहें, जायसवाल सर को सपोर्ट करते रहें, विजय जायसवाल को सपोर्ट करते रहें, शिक्षक को सपोर्ट करें, क्योंकि सर्वोपरि यहाँ पे सिलेक्शन है और राष्ट्रहित में शिक्षक की बात करते हैं दोस्तों। शिक्षा ही प्रकाश है। मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्द ही। धन्यवाद सभी का, जय हिंद, वंदे।